जो है उसके ट्रस्टी मेंबर्स में है। और आप जानते हैं कोई भी देश अगर नई गति को प्राप्त करता है तो सबका योगदान तो रहता ही है, लेकिन जो आर्थिक सलाहकार हैं, जो आर्थिक चिंतक हैं, वो कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला। जब तक जेब में पैसा नहीं होगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तब तक वो नई गति को नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते हुए सर, ये हंसराज कॉलेज के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरे सम्मान के साथ सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज सर जिस विषय पर व्याख्यान देने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है। और भारत लोकतंत्र की यात्रा में आज 75 वर्ष, अमृत वर्ष हमने मनाया, वो कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, सर इस पर प्रकाश डालेंगे। करतल ध्वनि के साथ हम सब सरकार में धन्यवाद। प्रियांशु जी, आपने एक प्रश्न पूछा था कि 3 साल की याद से कोई जिंदगी गुजार सकता है क्या? मैं तो बता रहा हूं, हम तो गुजार चुके हैं, हम सब जीते जागते उदाहरण है कि जिंदगी जो 3 साल हम लोगों ने हंसराज कॉलेज जैसे महान इंस्टीट्यूशन के साथ अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में गुजारे, उनका हमारे जीवन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, महत्व है। तो मैं हंसराज कॉलेज के जो डॉक्टर शैलू सिंह हैं, जिन्होंने ये कन्वीनर हैं, और चेतना जी जो आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, इनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि हमें ये मौका दिया। मेरे साथ जो भी जिनके हमने प्रखर विचार सुने, विकास जी, और जिन 2 लोगों का हम लोग अभी उनका भी अभिनंदन कर चुके हैं, श्री नितिन जी और प्रशांत दोषी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। यहाँ पे विजय मिश्रा जी भी हैं, अन्य प्राध्यापक हैं और मेरे फेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे हंसराज के हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इस दिन मेरे विचारों को सुनने के लिए आप सब यहाँ पे आए। देखिए, विषय गंभीर है मेरा, और प्रोफेसर्स और टीचर्स के सामने बोलना हरदम बड़ा मुश्किल होता है हम जैसे लोगों को, लेकिन फिर भी बात यह है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जीवन में, जिन्होंने, जैसे प्रियांशु जी ने बोला कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ जिन्होंने काम किया है फील्ड में, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण, विचार की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहता है। भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां और पॉलिसी मैटर्स में मैं काफ़ी काम करता हूं और उसमें कंट्रीब्यूट भी करता हूं। मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहता हूं, वो यह है कि कई बार हम लोग नरेशन में फंस जाते हैं। कई तरह के हमारे सामने नरेशंस आते हैं, कई लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, कई चीज़ों के एजेंडा के थ्रू वो चलते हैं, बातचीत करते हैं। हम लोग उसके उहापोह में कई बार फंस जाते हैं। और जैसा अभी विकास जी ने कहा कि हमारा इंस्टीट्यूशन का स्वाभिमान, इंस्टीट्यूशन के प्रति गौरव, देश के प्रति गौरव अगर हमारे प्रति सही नहीं रहेगा तो हम लोग कभी भी उस कॉन्फिडेंस से उस कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे। और ये गौरव और यह जो सारी चीजें आती है, कोई शब्दों से तो आएगा नहीं कि किसी ने कह दिया तो हम आज अपने हंसराज कॉलेज के ऊपर गर्व करने लग जाएंगे या हम अपने देश के ऊपर गर्व करने लग जाएंगे। हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए, हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, सारे थॉट प्रोसेस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों के लिए जानकारी होनी चाहिए। तो मैं, जो यहाँ की टीम है जिन्होंने यह कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह विषय जो मुझे दिया, मैं कुछ बातें आपके सामने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जरूर करूँगा। और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो अगर आप समझदार हैं तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और ना समझ है तब भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने हास्यास्पद शब्दों में कहा, तो मैं ब्रीफली आपके सामने अपनी कुछ बातें रखूंगा। देखिए, जब ये टॉपिक जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आज बड़ा चर्चा हो रही है, क्या डेमोक्रेसी भारत में स्टैब्लिश्ड है,
क्या हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जब तक डेमोक्रेसी इज द बेस्ट मीन्स ऑफ गवर्नेंस, और उस डेमोक्रेसी के जो ऑब्जेक्टिव हमारे संविधान के लोगों ने जो हम लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव रखे, आज 75 साल हमारे स्वतंत्रता को हो गए भारत को, तो क्या हमने वो ऑब्जेक्टिव जो हमारे संविधान के जो निर्माताओं ने हमें रखे थे, उन चीजों को हमने कितना प्राप्त किया, उसके लिए भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। भारत की अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम देखें, दो शब्द है इसमें, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब हम लाएंगे तो उसके साथ इनिशियली उन्होंने कहा था कि वी वांट टू कम आउट एज ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट अल्टीमेटली वी हैव टू अचीव द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑल्सो। और भारत, अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की हम बात करें तो अब भारत केवल फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है लाइक यूएस, इट्स इंडिया स्वतंत्र हुआ 1947 में, और उसके बाद वेरियस स्टेट्स ने अपने आप को भारत के साथ जोड़ा। सो इट इज नॉट ए फेडरेशन। देयर वाज अ ब्रिटिश एम्पायर जो गए यहां से, उन्होंने भारत को जरूर विभाजित किया, लेकिन उसके बाद स्टेट्स को स्वतंत्रता दी कि कौन किसके साथ आना चाहता है। तो इट इज नॉट ए प्योरली फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, it is a federal structure of democracy where states and center have come together to form the country as India. और उसके पहले का अगर हम संक्षिप्त में जाएंगे तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसके पहले जो हमारा जो अंग्रेज यहाँ पे भारत में आए, उसके पहले जो था डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा, गांव में सब जगह इंडिपेंडेंट, विलेजेस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस या कुछ टैक्स जरूर वो सत्ता में जो बैठे थे लोगों को टैक्स देते थे, लेकिन लॉ ऑर्डर ज्यादातर उनकी आवश्यकताएं पूर्ति करने की या जो भी एक गांव की या छोटी छोटी इकाई की जरूरत होती थी वो अपने लोकल लेवल पे पूरा कर देते थे। उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि केंद्र में किसकी सत्ता है, राजा बदल गया और पूरी की पूरी व्यवस्था उसी तरह चलती रहती थी। वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम से हमने गवर्नेंस की बहुत सालों से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि उस कंट्री इतना डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो हम लोगों ने अपनाया सत्ता का जो, उसके कारण हमारे ऊपर विदेशी आक्रांता आए और हमने लगभग 1000-1500-1200 साल की गुलामी की, और आसानी से हमारे ऊपर आए, कोई भी आए व्यापार करने आए और उनने सत्ता हमारे कब्जा कर लिया और कोई उनके साथ संघर्ष नहीं हुआ और हमारा देश परतंत्र हो गया। इसके कारण इस थॉट प्रोसेस के ऊपर से जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारा जो संविधान बना उसमें यह बात हुई थी कि वी नीड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर with distribution of power between states and center। यह जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ये हुआ था, वी हैव ए स्ट्रॉन्ग फेडरल सेंटर एंड पावर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर स्टेट कॉन्करिंग पावर्स, ये जो स्टेट और सेंटर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे। और उसके साथ ये हुआ कि हम लोगों ने, चाहे उस समय जो भी महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे, जो भी लोग थे उस समय, सरदार पटेल थे, जिनका भी नेतृत्व था, उन्होंने हमें एक संविधान दिया, बी आर अम्बेडकर जी ने, और एक संविधान दिया जो 1935 में अंग्रेजों के टाइम में, 1935 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बनाया था, उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आगे बढ़ के उस संविधान को हम लोगों ने अपनाया। तो उसमें उसने कुछ गारंटीज दी, और मुझे ये गारंटी, और हमें आज ये बिल्कुल स्पष्ट ध्यान में रखना चाहिए, कोई नेतृत्व या कोई इंस्टीट्यूशन अकेला कोई हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज या उसके लिए गारंटी नहीं करता। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, वह गारंटी करता है हम लोगों को कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहें और डेमोक्रेसी हमारे यहाँ स्टैब्लिश रहे। एंड वी शुड ऑल एटलीस्ट, मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में वगैरह में हम लोगों को जनरली, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा संविधान के बारे में जरूर आवश्यकता के अनुसार जानकारी रहना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान ने हम लोगों को दिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही संविधान ने यह भी कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी की, लेकिन ड्यूटीज को बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया, और यह कहा कि फंडामेंटल राइट मेरे अगर फंडामेंटल राइट है तो उसकी रक्षा करने की ड्यूटी हमारे इंस्टीट्यूशंस की है, बाकी लोगों की भी है, यह इस तरह से किया।
और स्टेट्स को जो ऑब्जेक्टिव हमारे संविधान ने दिए, जो ऑब्जेक्टिव हमारे सामने कहे, जो थे, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू संविधान ने कहा कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट और सेंटर को इंप्लीमेंट करने थे, कि ऑब्जेक्टिव जो संविधान ने हमें कहा कि उस चीज को अचीव करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए, कि उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल थे कि सेंटर स्टेट कैसे काम करेंगे। और उस वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दो प्रमुख ऑब्जेक्टिव हमारे साथ संविधान के असेंबली के अगर डिस्कशन हम पढ़े तो वह ये था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज इनसफिशिएंट, इनकम्प्लीट। तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हमें मिल गया, एडल्ट फ्रेंचाइज जब मिल गया, सबको बराबर वोटिंग का राइट है, उससे हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो देश में अचीव कर ली संविधान के थ्रू। लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जिसकी बहुत जरूरत है कि हर व्यक्ति को, हर समाज के हर व्यक्ति को हर कोने में राइट, पावर, प्रॉपर्टी राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल स्टेटस मिले, संविधान के ऊपर उसका समान अधिकार हो, इस तरह के जो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के रूप में हम लोगों को आगे बढ़ना था, उसको हमें एनालिसिस करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और साथ में इंस्टीट्यूशंस भी हमारे संविधान ने बनाए, और वो सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो थे वो बैलेंसिंग ऑफ पावर के लिए, सेंटर स्टेट के बैलेंस पावर करने, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, इन सबको ऐसे इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, बहुत सारे आरबीआई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए जो देश में उन बैलेंसिंग ऑफ पावर लेके ये इंश्योर कर दें कि हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स और इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स को हम आने वाले समय में अचीव करेंगे। इसके बारे में बहुत जरूरी उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन भी बताए। अब पॉलिटिकल बात तो हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, मैं थोड़ी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक लास्ट बात इसमें यह कहना चाहता हूँ, जब हम स्वतंत्र हुए और हमारे जो उस समय के नेतृत्व ने कहा कि हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में जाएंगे और डेमोक्रेसी के ऊपर जाएंगे, तो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली। उन्होंने कहा था कि जिस तरह का हमारे देश में पावर्टी है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, ये जो डिविजिव फोर्सेस, क्योंकि हमने विभाजन देश का देखा, डिविजिव फोर्सेस देखे, डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उन्होंने अपने भाषण में उनके संसद में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि भारत विल बी सक्सेसफुल प्रजातांत्रिक कंट्री। और उसके बाद अगर आज हम 75 साल में देखते हैं तो हमने प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुसार पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अचीव किया हमारे साथ पाकिस्तान। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कौन इस सारे डेमोक्रेसी या जिस सारे भी राइट्स हैं या जो भी है, कौन करता है? केवल संविधान नहीं करता, ना लीडरशिप करती है, वो करता है वी द पीपुल। हम सब लोग मिलके अगर जागरूक रहेंगे, सिविक रूप से हम जागरूक रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों के लिए जागरूक रहेंगे, तो हम इंश्योर करेंगे कोई लीडरशिप या कोई नेतृत्व या कोई संविधान अकेला कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी उस वक्त स्वतंत्र हुआ, आज वहां पे प्रजातंत्र नहीं है। आज हम देखते हैं किस तरह की स्थिति, कई देश उस वक्त स्वतंत्र हुए, तो हम सब लोगों को जागरूकता से ये करना चाहिए। संविधान में कई ऐसे भी प्रोविजन है, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल लेवल पे कुछ चीजें आती है। मैं 1975 का एग्जांपल दिया था, जब देना चाहता हूं कि इमरजेंसी प्रोविजन हमारे संविधान में है, और संविधान के निर्माताओं ने कभी यह एनविसेज नहीं किया था कि इस तरह के प्रोविजंस को, इतने ड्रैकोनियन प्रोविजंस को, जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को पूरी तरह से खत्म कर देगा देश में, कोई नेता, कोई देश का नेतृत्व इसको कभी इस्तेमाल करेगा। ये उनके असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था। लेकिन हमने देखा कि 1975 में किस तरह प्रजातांत्रिक मूल्यों को का हनन किया था, किस तरह से एक व्यक्तिगत सत्ता की प्राप्ति के लिए पूरे संविधान को ताक में रख दिया था, 42nd अमेंडमेंट को रखा था। तब यह काम आता है कि जो बैलेंसिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हमारे संविधान या हमारे नेतृत्व ने उस समय जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, और जिसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है, वह बहुत बड़ा उसमें रोल था कि उसने इस प्रजातांत्रिक मूल्यों को हमारे देश में स्टैब्लिश किया और कंटिन्यू किया।
और जुडिशरी ने कंटिन्यूअसली, अगर हमारा संविधान भी बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, कई सारे अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, आगे भी हो रहे हैं, 119 शायद अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे संविधान में, और वो संविधान आज काफी बदल गया है, लेकिन जुडिशरी ने हम लोगों के अंदर काफी चीजों को स्टेब्लिश किया और उसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को एक्सपेंड भी किया। अब राइट टू लाइफ एक बहुत बड़ा, आज के समय में हम लोगों को एक बहुत बड़ा पावर देता है, और इसमें पीएन भगवती ने कहा कि इट इज नॉट ए जो कंसोलिडेटेड या कोई क्लोज्ड राइट नहीं है, राइट टू लाइफ को इट इज एक्सपेंडेबल। और उन्होंने कई चीजें, जैसे हम पानी में काम करते हैं, राइट टू वाटर है, राइट टू एजुकेशन है, बहुत सारे राइट्स इस तरह के चले आ रहे हैं। तो ये राइट टू लाइफ के अंदर डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस ने हमारे काम किया। फिर एक और चेक और बैलेंस हमारे देश में संविधान और जुडिशरी ने किया, वो किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर, जब मैंने इमरजेंसी की बात की उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया, इमरजेंसी हमारे देश में लागू हो गई, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया, तो 42nd कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, तो उसमें ये आया, अमेंडमेंट आ गया कि कोर्ट के पावर को करने का प्रयास किया। तो कोर्ट ने एक और ओपन एंडेड अभी एक चीज रख दी है, वह है कि लेजिस्लेशन, जबकि पावर है, लॉ बना सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे हैं, इसके बारे में भी कोर्ट ने कह दिया कि एनी लेजिस्लेशन एक्सेट्रा ब्रॉट फ्रॉम द पार्लियामेंट और एनी इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, इफ इट इज नॉट इन अलाइनमेंट विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट कैन बी completely were written off or it cannot become the law of the land। तो यह सारी चीजें, चेक बैलेंस, मुझे ये लगता है। और जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात ऐतिहासिक रूप में मैंने कुछ परिप्रेक्ष्य में किया, जिसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे मैं थोड़ी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। वह है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आई एम वेरी क्लियर कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ वेल स्टेब्लिश्ड है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे और आगे हमें काम करना है। जब हम 75वें साल में अपने स्वतंत्रता के हैं और हम अमृत काल के लिए 25 साल के रूप में 2025 में विश्व गुरु के स्थान पे अपने आप को देखना चाहते हैं, आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, समाज अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ना है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, राइट टू प्रॉपर्टी, सोशल वेलफेयर, इवन इश्यूज लाइक कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके ऊपर कंट्रोल करना है। क्या हमें नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, उसको ट्रस्टीशिप मॉडल के अंतर्गत जो संविधान ने कहा है उस तरह चलते हैं। और मेनली पॉवर्टी एलिवेशन, ये हमने बहुत इस देश में नारा सुना, कई सालों से हमने काम करते रहे, बहुत से नेतृत्व इस बात को किया, लेकिन आज भी हम पूरी तरह पॉवर्टी एलिवेशन को अपने ऑब्जेक्टिव को, जो संविधान निर्माताओं ने हमें कहा था, वह हम पूरी तरह से नहीं कर पाए। और मैं 2016 की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, उसकी बात करता हूँ। हमारे देश ने आर्थिक प्रगति की 70, 65 साल, 75 साल में की, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक तरीके से वो हुआ, और डिस्ट्रीब्यूशन जो मॉडल थे हमारे, जो वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल थे, उसमें लार्ज स्केल करप्शन और या जो लीकेजेस और इस तरह के आ गए। तो मैं हमारे इस इतिहास को, जो स्वतंत्रता के बाद को 3-4 पीरियड में बाइफरकेट करता हूँ। 1947 से 1963 के बीच में हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हुई, लार्ज इंडस्ट्रीज आई, बहुत सारे डैम्स बने, एक तेजी से एक जज्बा था देश में कि हमने कुछ करना है। 1963 के बाद, उसके बाद 1963 से 1990 में सोशलिज्म का दौर आया, जिसमें हमने पूरा फोकस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे कर दिया, और उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में सोशलिज्म के नाम पे जिस तरह से लीकेजेस और करप्शन हमारे देश में आई, उसका परिणति यह थी कि 1990 में हमारा देश बिल्कुल दिवालियापन के कगार पे हम चले गए। और मैं उसको कहता हूं कि जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, नेक्सस ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज और ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस, जिसने कई बार कई देशों को बर्बाद किया, वैसे क्रोनी सोशलिज्म भी होता है कि यू
continue focus on the distribution of wealth model with leakages, corruption, etc. और उसमें वेल्थ क्रिएशन पे बिल्कुल फोकस नहीं अगर आप करते तो डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल पे कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर ये जरूर है कि समाज के हर वर्ग को संसाधनों की आपूर्ति होनी चाहिए, मिलना चाहिए, उनको सब चीजें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल में जो भ्रष्टाचार है, लीकेजेस है, उसको खत्म करना चाहिए। और 2014 में जब हमारी सरकार आई वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी की, एक पहला फोकस हम लोगों का ये था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे जो करप्शन, लीकेजेस वगैरह, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जनधन अकाउंट हो, एक मैसिव एक्सरसाइज की कि टेक्नोलॉजी के यूज को लेकर हम डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल को एफिशिएंट करें, ताकि जो टारगेटेड डिलीवरी हो, जिन लोगों को उस चीज की आवश्यकता हो, जिनको हम देना चाहते हैं, जो उसके डिजर्विंग सिस्टम हो, चाहे सब्सिडी हो, इन सब चीजों को मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन उस सारे सिस्टम्स पे डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल में इस सारे को एफिशिएंट बनाने का पूरा प्रयास किया। टेक्नोलॉजी को जब काफी इस्तेमाल किया और उसके साथ ये सारी चीजों को, ये टारगेटेड डिलीवरी को किया। दूसरा फोकस ये था कि हम इस बात को भी मानते हैं कि प्योरली डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल पे आप कोई देश की अर्थव्यवस्था नहीं चला सकते, आपको वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और यह मैं ऐतिहासिक रूप से भी बताना चाहता हूं कि जब हम 800-1000 साल की जो हमारी गुलामी थी और अंग्रेज जिस समय 200 साल की सत्ता में आए थे 1850 से पहले, 16वीं सदी 1616 के आसपास जब अंग्रेज हमारे बीच में आए थे, भारत सोने की चिड़िया था और हम कहते थे कि 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड वाज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड हमारे मर्चेंट नेवी थी, ग्लोबल ट्रेड का हमारे पास सारा सिस्टम था और हम आर्थिक महाशक्ति के रूप में वेल स्टेब्लिश्ड है ग्लोबली। और जब आर्थिक महाशक्ति जब कोई देश बनता है, तभी उस समय अगर आप देखेंगे तो उस समय का आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, आर्ट, कल्चर, ये सारा देखेंगे तो इंडिया हैड प्रॉस्पर्ड इन एवरीथिंग। तो वेल्थ क्रिएशन की इंपॉर्टेंस भी कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वेल्थ क्रिएशन के ऊपर आपने फोकस नहीं किया तो फिर आप उस कभी भी सक्सेसफुल कंट्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बन सकते। इसलिए हमें वेल्थ क्रिएशन पे और आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनना भी बहुत जरूरी है। और इस एम को लेके चलते हुए वर्तमान में जब 2019 में हम लोग दोबारा सत्ता में आए, तो इस बात पे हमने मतलब भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि मैं बात करता हूं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आर्थिक नीतियों के ऊपर चलता है। तो हम लोग वेल्थ क्रिएटर को, बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रीज को, कई बार कंफ्यूजन लोगों को होता है कि इससे पॉलिटिकल लोग परहेज करते हैं, हमारे कोई परहेज नहीं है। वेल्थ क्रिएटर आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द होल कंट्रीज development and they have to be respected. They have created a lot of resources for India और इंडिया का जो अगर ग्लोबली हम प्रॉस्परस वगैरह थे और सारे क्षेत्र में, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। तो यह जो अमृत काल और आत्मनिर्भर भारत में एक फोकस है कि वी वांट टू बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर बाय 2047। जब 100 साल अगर हम देखेंगे तो हम उस समय उस आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत उभरेगा। और उसका परिणति भी अगर हम देखें ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भी, हम कई जगह जाते हैं, देखते हैं, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे आज, अभी मैं कल परसों बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था, भारत की ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे बड़ी इंपॉर्टेंट पहल और उसकी विषयों को सुनते हैं। मेरे से न्यूयॉर्क टाइम्स का पीछे भी परसों इंटरव्यू, वो एक आर्टिकल भी छपा था और उन्होंने मेरे से भी कुछ चीजें बात डिस्कस की थी। उसमें यह बात बहुत क्लियरली, मैंने कहा आप क्यों पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये दे आर समटाइम कहते हैं कि दे आर एंटी करंट डिस्पेंसेशंस और ये लोग नेगेटिव रिपोर्ट्स काफी छापते रहते। मैंने कहा आप क्यों चाहते हैं, तो बोला कि आप क्यों छापना चाहते हैं कि व्हाट आर आवर अचीवमेंट। तो उसने कहा कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे आज के समय में कोई भी इश्यूज है या
कोई भी कंसर्न है, जैसे यूक्रेन का आपने बात की, रशिया की बात की, और भी कई चीज़ों को अगर देख लेंगे कि आरसेप है, और जो चीज़ें हैं, तो उसमें भारत की ओपिनियन और उसकी चीज़ों को महत्व दिया जाता है। उसके बगैर, ओपिनियन लिए बगैर अगर नहीं जाता। अभी यूएनजीए में अगर आप देखें तो चाहे फ्रांस के मैक्रोन ने बोला या औरों ने कहा, तो हमारी बात को रशिया यूक्रेन को काफी, इवन व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि व्हेन इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेज दैट रशिया शुड एब्सटेन फ्रॉम वॉर, तो उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उद्धृत किया। और अब आने वाले समय में चाहे G20 की लीडरशिप हमारे पास आने वाली है, एससीओ की लीडरशिप 1 महीने के लिए आने वाली है, यूएनजी में अमेरिका जब मैक्सिमम कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्पेस मिलना चाहिए, वैक्सीनेशन, आईटी, इसके सब में तो हम स्टैब्लिश हो ही चुके हैं। और एक दो बातें और मैं ही कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है डिजिटल पेनिट्रेशन की। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, तो जर्मन की एक सीईओ थी, उन्होंने, वो मिली मुझे और मुझे बातचीत में कह रहे थे कि, तो उसने कहा कि, मैंने कहा आपको क्या लगा भारत में आप घूमे, क्या हुआ? उन्होंने कहा कमाल का डिजिटल पेनिट्रेशन आपने अचीव किया। वो जर्मनी की थी, सीईओ की, बहुत बड़ी कंपनी को लीड करती है। उन्होंने बोला कि हम जर्मनी में, यहाँ पे मैं गई जगह तो चाहे आप टैक्सी को पेमेंट मोबाइल से कर दीजिए, किसी भी सब्जी खरीद ले, कुछ भी होटल में कर लीजिए, सब जगह पे आप आराम से डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। हमारे जर्मनी में तो फिजिकल देना पड़ता है। एक मेरे पहचान के बोले कि मैं अमेरिका में गया था और मेरे साथ एक अमेरिकन था, तो वहां पे उनसे बोला कि, जब वो कहीं जा रहे थे तो उनसे बोला कि आप वैक्सीनेशन का अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, तो वो जो अमेरिकन था वो तो पेपर निकाल के, बैग में से पेपर निकाल रहा था, और इन्होंने अपने मोबाइल में कोविन ऐप के थ्रू वो दिखा दिया। तो ये जो डिजिटल पेनिट्रेशन है, डेटा को लोकेशन है, और इन सब चीज़ों पे बहुत इनिशिएटिव का बहुत इम्पैक्ट आने वाला है, जिसका काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का आने वाले समय में आर्थिक रूप में बहुत अच्छी तरह से भारत अर्थव्यवस्था के रूप में आगे काम करेगा। कुछ विषय में आपके सामने और छोटी छोटी बातें करता हूँ। दीज आर द एरियाज वेयर कैरियर विल बी जनरेटेड, फ्यूचर लोगों के लिए कैरियर जनरेट होगा, क्योंकि ये फोकस है सरकार के, हमारे किन एरियाज में काम करें जिसमें ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। चाहे जैसे इंटरनेशनल फिनटेक के ऊपर बहुत काम हो रहा है, रुपए ट्रेड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे डॉलर की हेगेमनी है कि डॉलर के अंदर आप ग्लोबल करेंसी में एवरीथिंग यू सेटल एवरी ट्रेड इनटू द इन डॉलर, तो डॉलर की कंटिन्यूस पावर भी बढ़ता जाता है, वैल्यू भी बढ़ता जाता है। हम बायलैटरल ट्रेड में रुपी ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सेटलमेंट, अगर ग्लोबल में बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड पे भी था, मेजर सैंक्शन वगैरह जो इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज का जो कंट्रोल है, वो कहते हैं कि सेटलमेंट एंड बैंकिंग सेटलमेंट ग्लोबली वो कंट्रोल करते हैं सॉफ्टवेयर से। तो इंडिया इज थिंकिंग ऑफ, इंडिया इज वर्किंग ऑन, नॉट थिंकिंग, वी आर वर्किंग ऑन एरियाज वेयर our banking system can settle their trades with domestic software। तो यह चीजें हैं। फिनटेक का मैंने बताया, डिफेंस का, तेजस डिफेंस के सेक्टर में सरकार काफी प्रमोशन कर रही है कि 65% ऑफ द प्रोक्योरमेंट वी डू इन द डिफेंस सेक्टर। तेजस का हमने सुना होगा, 6 कंट्रीज हैव बॉट तेजस, जो डोमेस्टिकली डेवलप्ड प्लेन है। स्पेस टेक्नोलॉजी में अभी मैं नंबी नारायण जी की फिल्म भी देख रहा था, किस तरह से एक इकोसिस्टम था जिसने हमारे देश के साइंटिस्ट वगैरह को दबाया था, लेकिन उसके बाद नासा के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि उन्होंने किस तरह से लो कॉस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, मिसाइल से बात किए। चिप मैन्युफैक्चरिंग में आज हमारे देश, ये पूरे विश्व में इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल में या ऑटोमोबाइल में या कंप्यूटर में, केवल ये ताइवान ही केवल मैन्युफैक्चरिंग उसकी कंट्रोल होता है, उसके अंदर चाइना का कंट्रोल है, तो उसके कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बॉटल नेक हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई कि 90,000 करोड़ का स्पेंड करके चिप टेक्नोलॉजी को यहाँ डोमेस्टिकल डेवलप किए जाए। मोबाइल आज 200 से ऊपर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में है। फार्मास्यूटिकल इंडिया के लिए ग्लोबली बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बड़ा हमारे लिए स्कोप है वैक्सीनेशन का, तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास है। फार्मा का, जेनरिक मेडिसिन के ऊपर भी हमारी ये इंडस्ट्री आगे
चल रही है। तो मेरा ये कहना था कि आर्थिक महाशक्ति के रूप में हम खड़े होंगे। वेल्थ क्रिएशन एक महत्वपूर्ण एरिया है, वेल्थ क्रिएटर के बगैर कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सस्टेन करना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति को जो भी उस प्रगति और विकास के रास्ते से छूट गया है किसी न किसी कारण से, चाहे हिस्टोरिकल कारण से या किसी और इकोसिस्टम के कारण, उस तक सरकार की योजनाओं को सही ढंग से उसकी प्राप्ति उसको हो जाए, और हम आर्थिक रूप से एक जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। और इस बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज जो आर्थिक रूप से हम जो आगे बढ़ रहे हैं, उसी के कारण आज भारत जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इस समय है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $600 बिलियन से भी ज़्यादा है। एफडीआई एफआईआईज बहुत आ रहे हैं। रुपी ट्रेड के ऊपर मल्टीपल हम पढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक सेटलमेंट का मैंने बताया। और जो डिसीजन है देश में, वह डिप्लोमेटिक लेवल पे, ग्लोबली सब जगह पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट को देख के लिए जाते हैं। तो आज हमारे चाहे रशिया से ऑयल खरीदने की बात हो या और किसी चीज की बात हो, तो हम डोमेस्टिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने डिप्लोमेटिक डिसीजंस आज लेते हैं। डायस्पोरा को बहुत अच्छी तरह से लीवरेज किया है। इतना बड़ा, इतना प्रोमिनेंट, इतना बड़ा डायस्पोरा है जो ग्लोबली बहुत बड़ा। आपने एस जयशंकर के जी के अगर स्टेटमेंट्स वगैरह देखेंगे तो किस तरह से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देके उन्होंने इतने डायस्पोरा को भी लिवरेज किया और भारत की इमेज को मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बढ़ा पाए हैं। तो मुझे यही आप सबके सामने कहना था। आप लोगों ने मेरी बात को सुन